मेरा नाम अनन्या राठौर है। मैं 27 साल की डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हूँ। मेरी जिंदगी का ज्यादातर वक्त कोर्ट रूम, पुलिस स्टेशन और इन्हीं जेल की ऊंची दीवारों के बीच गुजरा है। मैंने हजारों चेहरे देखे हैं, कुछ पत्थर दिल मुजरिमों के, कुछ मासूम दिखने वाले धोखेबाजों के, और कुछ ऐसे जो अपनी किस्मत को कोसते हुए सलाखों के पीछे जिंदगी काटते हैं। लेकिन कैदी नंबर 847 विक्रम कुमार, वो अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, ना गुस्सा, ना नफरत, ना डर, बस एक खामोशी जो हर सवाल का जवाब होने से इनकार करती थी। वो सिर्फ 21 साल का था। इतनी कम उम्र में जिंदगी और मौत के बीच खड़ा एक नौजवान, जिसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। जेल के कॉरिडोर में चलते हुए मैं अक्सर उसकी सेल के पास से गुजरती। वो हमेशा खिड़की के पास बैठा रहता, आसमान को देखता हुआ, जैसे कोई अनकहा सवाल पूछ रहा हो। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू भी दिखते, मगर चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, जैसे दर्द को महसूस करने की ताकत ही खत्म हो गई हो। मैं कई बार सोचती, क्या उसने सचमुच वो गुनाह किया जिसकी सजा उसे मिली, या फिर वो भी सिस्टम का एक और शिकार था। 3 महीने पहले की बात है। हाईकोर्ट ने विक्रम कुमार को सजा ए मौत सुनाई थी। केस बेहद संवेदनशील था। एक युवती के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप। मीडिया ने इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था कि पूरा शहर उसके खिलाफ हो गया था। लोग सड़कों पर उतर आए थे, न्याय की मांग करते हुए। मुकदमा तेजी से चला, सबूत पेश किए गए, गवाह बुलाए गए। विक्रम के वकील ने पुरजोर कोशिश की उसे बचाने की, मगर सबूत उसके खिलाफ इतने मजबूत थे कि जज को फैसला सुनाने में देर नहीं लगी। कैदी नंबर 847 विक्रम कुमार को धारा 302 और 376 के तहत सजा ए मौत सुनाई जाती है। फांसी 3 महीने बाद दी जाएगी। अदालत में सन्नाटा छा गया था। विक्रम की मां जोर जोर से रोने लगी थी। उसके बूढ़े पिता बेजान से बैठे रह गए थे, मगर विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने सिर्फ एक बार अपनी मां की तरफ देखा, फिर खामोशी से सिर झुका लिया। उस दिन से लेकर आज तक मैंने उसे कभी गुस्सा या बेचैनी जाहिर करते नहीं देखा, जैसे उसने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया हो, या फिर वो किसी और ही बात का इंतजार कर रहा हो। आज सुबह मुझे सुपरिंटेंडेंट सर ने बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। अनन्या, कल विक्रम को उसके परिवार से आखिरी बार मिलने की इजाजत दी जाएगी। तुम्हें पूरे इंतजाम संभालने हैं। और हाँ, उसे उसकी आखिरी इच्छा के बारे में भी पूछना है। देखो कि वो क्या चाहता है। मैंने सर हिलाया। जी सर, मैं देख लूंगी। अगले दिन सुबह जेल के मीटिंग रूम में विक्रम के माता पिता आए। उसकी मां जयंती देवी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था। उसके पिता राम प्रसाद चुपचाप बैठे रहे, जैसे हर उम्मीद खत्म हो चुकी हो। जब विक्रम को अंदर लाया गया तो उसकी मां उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, मेरे बच्चे, तूने कुछ नहीं किया है ना? तू बेगुनाह है ना? विक्रम ने धीमे से अपनी मां को सीने से लगाया। अम्मा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? तुझे तुझे तो। जयंती देवी और नहीं बोल सकी। राम प्रसाद ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। बेटा, हमने सब कुछ कर दिया, वकील को भी बहुत दौड़ाया, मगर मगर कुछ नहीं हुआ। हम तुझे बचा नहीं सके। विक्रम ने मुस्कुराने की कोशिश की। पिताजी, आपने अपना फर्ज निभाया। अब जो होना है वो होगा। आप खुद को दोषी मत समझिए। वो मुलाकात बेहद दिल दहला देने वाली थी। मैं दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। हर शब्द, हर आंसू मेरे दिल में चुभ रहा था। मुझे लगने लगा था कि शायद विक्रम सचमुच बेगुनाह है। मुलाकात खत्म होने के बाद मुझे विक्रम से उसकी आखिरी इच्छा पूछनी थी। मैंने गहरी सांस ली और उसके पास गई। विक्रम, तुम्हें पता है कि तुम्हारी सजा 2 दिन बाद अमल में लाई जाएगी?
तुम्हें आखिरी इच्छा जाहिर करने का हक है। तुम कुछ भी मांग सकते हो, कोई खास खाना, किसी से मुलाकात या कोई और बात। विक्रम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैडम, मेरी एक इच्छा है। बताओ। मैं शादी करना चाहता हूं। मैं चौंक गई। क्या? जी हां, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूं। बस एक रात, एक सच्ची शादी, मंदिर में पूजा पाठ के साथ। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से राजी हो जाए तो मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मेरे पांवों तले जमीन खिसक गई। ये कैसी ख्वाहिश थी? कौन लड़की किसी सजाए मौत वाले कैदी से शादी करेगी? विक्रम, ये ये मुमकिन नहीं है। कौन लड़की तुमसे शादी करने को राजी होगी? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आप बस अंबिका नगर के बड़े मंदिर में ऐलान करवा दीजिए। अगर कोई लड़की राजी हुई तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई और इच्छा नहीं है। मैं हैरान थी, लेकिन कानून कहता था कि कैदी की आखिरी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। मैंने सुपरिंटेंडेंट सर को सारी बात बताई। सर को भी यकीन नहीं हुआ। ये लड़का पागल हो गया है क्या? कौन लड़की इससे शादी करेगी? सर, लेकिन ये उसका हक है। सर ने सोचा, फिर कहा, ठीक है, ऐलान करवा दो। देखते हैं क्या होता है। वैसे भी कोई नहीं आएगी। उसी शाम अंबिका नगर के सबसे बड़े मंदिर में लाउडस्पीकर पर ऐलान गूंज उठा। सुनो सुनो, कैदी नंबर 847, विक्रम कुमार, जिसे 2 दिन बाद सजाए मौत दी जानी है, अपनी आखिरी इच्छा में किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो अपनी मर्जी से राजी हो। अगर कोई लड़की इसके लिए तैयार है तो वो जेल प्रशासन से संपर्क करे। पूरे शहर में खलबली मच गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे। कोई उसे पागलपन बता रहा था, कोई कह रहा था कि ये एक चाल है, मगर किसी को यकीन नहीं था कि कोई लड़की आगे आएगी। अगले दिन दोपहर मैं अपने ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थी। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। मैडम, मैडम, गेट पर एक लड़की खड़ी है, पूरे दुल्हन के जोड़े में। कह रही है कि उसे विक्रम से शादी करनी है। मेरे हाथ से पेन गिर गया। क्या? मैं तेजी से बाहर भागी। जेल के मुख्य गेट पर एक 19 से 20 साल की लड़की खड़ी थी। लाल लहंगा, सोने के गहने, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथों में चूड़ियां, पूरी तरह दुल्हन बनी हुई। उसके साथ एक बूढ़े पंडित जी भी थे। सुपरिंटेंडेंट सर भी बाहर आ गए। हम सब उस लड़की को देखकर सन्न रह गए। सर ने सख्ती से पूछा, तुम कौन हो और ये क्या तमाशा है? लड़की ने साफ आवाज में कहा, मेरा नाम आरोही है। मैं विक्रम कुमार से शादी करना चाहती हूं। क्यों? तुम्हें पता है वो 2 दिन बाद? जी हां, मुझे सब पता है, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहती हूं। ये मेरा फैसला है। सर हैरान थे। लेकिन क्यों? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो? आरोही की आंखों में आंसू आ गए। सर, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूं। वो बेगुनाह है। मुझे पता है सच्चाई, और अगर मैं उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करूंगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, ये लड़की मेरे पास 3 बार आई। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये न मानी। कहती है कि विक्रम ने उसकी जान बचाई थी और अब वो उसका कर्ज चुकाना चाहती है। मेरे दिल में हलचल मच गई। क्या विक्रम सचमुच बेगुनाह था? क्या उसकी कोई और कहानी थी जो हमें नहीं पता? सर ने गहरी सांस ली। ठीक है, कानून के मुताबिक हम इनकी शादी करवा सकते हैं, लेकिन आरोही, तुम्हें पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि सर, मैंने अपना फैसला कर लिया है। जेल के छोटे से हॉल में विक्रम और आरोही की शादी की गई। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। विक्रम ने आरोही के गले में मंगलसूत्र पहनाया।
और 7 फेरे हुए। पूरी रस्म बहुत सादा थी, मगर उस माहौल में एक अजीब सी पवित्रता थी। शादी के बाद विक्रम ने कहा, सर, अब मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। सर ने मुझसे कहा, अनन्या, इन दोनों को विक्रम की सेल में ले जाओ और बाहर से दरवाजा बंद कर देना। मैंने आरोही को विक्रम की सेल तक पहुंचाया। आरोही अंदर गई और मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी रही, फिर अपने ऑफिस चली गई। रात गहरी होती गई। मैं अपने ऑफिस में बैठी फाइलों में खोई हुई थी। करीब 11 बजे मुझे विक्रम की सेल के पास से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई दी। मैं तेजी से वहां पहुंची। सेल के अंदर से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं, कुछ खटखट की आवाज भी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। विक्रम और आरोही कुछ बात कर रहे थे। आरोही के हाथों में कुछ था जो मुझे साफ नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा शायद वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आखिरकार यह उनकी आखिरी रात थी। मैं वापस अपने ऑफिस चली गई। अगली सुबह करीब 6 बजे मुझे एक गार्ड की चीख ने जगाया। मैं दौड़ती हुई बाहर निकली। सुपरिंटेंडेंट सर भी तेजी से आ रहे थे। अनन्या, फौरन जाकर देखो विक्रम की सेल में क्या हो रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं दौड़ती हुई विक्रम की सेल के पास पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी। विक्रम, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने खिड़की से झांका और जो नजारा देखा उससे मेरे होश उड़ गए। अंदर एक शख्स विक्रम के कपड़ों में दीवार के सहारे बेहोश पड़ा था। मैंने झटके से दरवाजा खोला और अंदर घुसी। जैसे ही मैंने उस शख्स का चेहरा देखा, मेरे पांवों तले जमीन खिसक गई। यह आरोही थी। वो विक्रम के कपड़ों में मलबूस बेहोश पड़ी थी। ये क्या? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। सुपरिंटेंडेंट सर भी अंदर आ गए। नजारा देखकर वो गुस्से से लाल हो गए। विक्रम कहाँ है? वो कहाँ गया? मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। आरोही को होश आने में कुछ मिनट लगे। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से मुस्कुरा दी। सर ने गुस्से से कहा, तुमने ये क्या किया? विक्रम कहाँ है? आरोही ने शांति से कहा, सर, वो वहां गया है जहां उसे जाना था, असल सच्चाई साबित करने। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने पूछा। आरोही ने गहरी सांस ली। मैडम, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं सारी सच्चाई बताऊंगी। आपको पता चलेगा कि असल मुजरिम कौन है। हमने आरोही को इंटरोगेशन रूम में बिठाया। मैं, सुपरिंटेंडेंट सर और 2 और अफसर वहां मौजूद थे। पूरा माहौल तनाव से भरा था। आरोही ने अपनी कहानी शुरू की। मेरा पूरा नाम आरोही सक्सेना है। मैं और विक्रम बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों राजपुर गांव में पले बढ़े। विक्रम हमेशा से बहुत नेक दिल और बहादुर था। गांव में जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, विक्रम सबसे पहले पहुंचता। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। 2 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं 17 साल की थी। मेरी बड़ी बहन आकांक्षा 22 साल की थी। वो बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और शहर में नौकरी करती थी। विक्रम से उसकी मंगनी हो चुकी थी। मैं चौंक गई। विक्रम से तुम्हारी बहन की मंगनी थी? जी हाँ मैडम, और विक्रम मेरी बहन को बहुत प्यार करता था। हम सब बहुत खुश थे कि जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी। आरोही ने रुककर एक घूंट पानी पिया। लेकिन हमारे गांव में एक बड़े जमींदार का बेटा था, रणवीर सिंह। वो एक दरिंदा था। गांव की कई लड़कियों के साथ वो बदसलूकी कर चुका था, लेकिन उसके पिता के रसूख की वजह से कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता था। आरोही की आवाज कांपने लगी। रणवीर की नजर मेरी बहन पर थी। वो कई बार उसे परेशान कर चुका था।
आकांक्षा ने विक्रम को बताया और विक्रम ने रणवीर को चेतावनी दी कि वो आकांक्षा से दूर रहे। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। फिर वो काली रात आई जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। आरोही की आवाज में दर्द था। एक शाम आकांक्षा शहर से गांव लौट रही थी। रास्ते में रणवीर और उसके 3 दोस्तों ने उसे रोक लिया। उन्होंने उन्होंने उसके साथ। आरोही रो पड़ी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उन्होंने मेरी बहन के साथ बलात्कार किया और फिर उसे मार डाला ताकि वो किसी को सच ना बता सके। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आरोही ने आंसू पोंछे और आगे बोली, विक्रम को जब पता चला तो वो पागल हो गया। वो सीधे रणवीर के घर गया। वहां उसने रणवीर से आकांक्षा के बारे में पूछा। रणवीर ने मजाक उड़ाया, कहा कि आकांक्षा खुद उसके पास आई थी। विक्रम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने रणवीर को मारना शुरू किया। लड़ाई में रणवीर बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन विक्रम ने उसे मारा नहीं। वो उसे जिंदा छोड़कर वहां से चला गया। मैं ध्यान से सुन रही थी, लेकिन रणवीर के पिता ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया। उन्होंने पुलिस को पैसे दिए। पूरा केस घुमा दिया गया। आकांक्षा की मौत की जिम्मेदारी विक्रम पर डाल दी गई। कहा गया कि विक्रम ने ही आकांक्षा के साथ बलात्कार किया और उसे मार डाला। क्या? सुपरिंटेंडेंट सर चौंक गए। जी हां सर, झूठे सबूत पेश किए गए, झूठे गवाह खड़े किए गए। विक्रम के वकील को भी धमकाया गया। नतीजा ये हुआ कि विक्रम को सजा ए मौत सुना दी गई। मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा था। क्या सचमुच विक्रम बेगुनाह था? आरोही ने आगे कहा, मैडम, विक्रम बेगुनाह है। असल मुजरिम रणवीर सिंह है और अब विक्रम उसे सजा दिलवाने के लिए गया है। कहाँ गया है? मैंने पूछा। राजपुर। वहां एक व्यक्ति है जिसने उस रात सब कुछ देखा था। उसके पास सबूत है। विक्रम उसे लेकर आएगा। आरोही ने बताया कि विक्रम ने ये सब पहले से प्लान किया था। विक्रम को जेल में रहते हुए एक खत मिला था। खत में लिखा था कि राजपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति, रामदीन काका, ने उस रात का पूरा वाकया देखा था। उसके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जो उसने अपने फोन से बनाई थी। लेकिन रामदीन काका को डर था। रणवीर के पिता बहुत ताकतवर है। अगर वो आगे आता तो उसकी और उसके परिवार की जान को खतरा था। विक्रम ने सोचा कि अगर वो जेल से निकलकर खुद रामदीन काका से मिले तो शायद वो मान जाएगा। इसलिए उसने ये प्लान बनाया। मैंने पूछा, तो तुमने उसकी मदद क्यों की? आरोही ने मेरी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि आकांक्षा मेरी बहन थी और विक्रम ने हमेशा हमारे परिवार की इज्जत की। अगर मैं उसकी मदद नहीं करती तो एक बेगुनाह को फांसी हो जाती और असल मुजरिम बच जाता। लेकिन तुम्हें पता था कि तुम्हें भी सजा हो सकती है। जी हां मैडम, लेकिन सच्चाई के लिए ये कीमत चुकाने को मैं तैयार थी। अगले 24 घंटे बेहद तनावपूर्ण थे। हमने आरोही को हिरासत में रख लिया। पुलिस ने विक्रम को ढूंढने के लिए पूरे इलाके में छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन विक्रम का कोई पता नहीं चला। मैं रात भर सो नहीं सकी। दिमाग में सिर्फ आरोही की कहानी गूंज रही थी। क्या सचमुच विक्रम बेगुनाह था? क्या हमने एक बेकसूर को सजा दे दी? अगली सुबह जब मैं अपने ऑफिस में बैठी थी तो सुपरिंटेंडेंट सर का फोन आया। अनन्या, फौरन मेरे ऑफिस आओ, कुछ बहुत जरूरी बात है। मैं तेजी से सर के ऑफिस पहुंची। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था और उसके बगल में विक्रम। मैं अवाक रह गई। विक्रम, तुम? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मैं वापस आ गया और अपने साथ सच्चाई भी लेकर आया हूं। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम रामदीन है।
मैं राजपुर गांव में रहता हूं। उस रात मैं अपने खेत से लौट रहा था जब मैंने रणवीर सिंह और उसके दोस्तों को देखा। उसने अपना फोन निकाला और एक वीडियो चलाया। वीडियो देखकर मेरा खून ठंडा हो गया। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि रणवीर और उसके 3 दोस्ती एक लड़की के साथ बदसलूकी कर रहे थे। वो लड़की चीख रही थी, मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। फिर उन्होंने उसे मार डाला। वीडियो में आवाज भी थी। रणवीर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रामदीन ने कहा, मैं इतना डर गया था कि मैं किसी को नहीं बता सका, लेकिन जब विक्रम मेरे पास आया और मुझे सारी सच्चाई बताई तो मैंने फैसला किया कि अब और नहीं, अब सच्चाई सामने आनी चाहिए। सुपरिंटेंडेंट सर ने तुरंत एक्शन लिया। हमें ये वीडियो फौरन कोर्ट में पेश करना होगा और रणवीर सिंह को गिरफ्तार करना होगा। उन्होंने पुलिस को बुलाया और सारा केस दोबारा खोलने का आदेश दिया। अगले हफ्ते हाई कोर्ट में एक इमरजेंसी हियरिंग हुई। रामदीन की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की गई। कोर्ट ने वीडियो देखी और सदमे में आ गई। जज ने कहा, यह बेहद शर्मनाक है कि एक बेगुनाह को सजा सुनाई गई और असल मुजरिम खुले घूम रहे थे। मैं इस केस की दोबारा जांच का आदेश देता हूं। रणवीर सिंह और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आकांक्षा के बलात्कार और हत्या का केस दर्ज किया गया। 2 महीने बाद फिर से कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बार सच्चाई सबके सामने थी। विक्रम कुमार को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। उसे तुरंत रिहा किया जाए और रणवीर सिंह और उसके साथियों को आकांक्षा की बलात्कार और हत्या के लिए सजा ए मौत सुनाई जाती है। कोर्ट रूम में तालियां गूंज उठीं। विक्रम की मां जोर जोर से रोने लगी। इस बार खुशी के आंसू थे। विक्रम को जेल से रिहा कर दिया गया। उस दिन जेल के बाहर भीड़ जमा थी। मीडिया वाले, गांव के लोग और सबसे आगे आरोही। विक्रम बाहर आया तो आरोही उसकी तरफ दौड़ी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। आरोही ने कहा, मैंने कहा था ना कि तुम बेगुनाह हो, सच्चाई जीतती है। विक्रम ने उसका माथा चूमा। तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। तुमने मुझ पर भरोसा किया। मैं ताउम्र तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। विक्रम की मां ने आरोही को गले लगाया। बेटी, तूने मेरे बेटे को बचाया। तू मेरी बेटी है। अब तू हमारे साथ ही रहेगी। उस शाम मैं अपने ऑफिस में बैठी इस पूरे वाक्य के बारे में सोच रही थी। कैसे एक बेगुनाह को फांसी होते होते बची और कैसे असल मुजरिमों को सजा मिली। मैंने सीखा कि हर कैदी के पीछे एक कहानी होती है। कभी कभी जो सच नजर आता है वो सच नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, मोहब्बत और भरोसे में इतनी ताकत होती है कि वो सच्चाई को उजागर कर देती है। विक्रम और आरोही ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। वो सचमुच एक दूसरे के हो गए थे, ना सिर्फ रस्मों से बल्कि सच्चाई के संघर्ष में, एक साथ खड़े रहकर। आज भी जब मैं जेल के कॉरिडोर में चलती हूं तो मुझे विक्रम की वो खामोश आंखें याद आती हैं। वो आंखें जो सच्चाई छुपाए हुए थीं मगर उम्मीद नहीं छोड़ी थी। कभी कभी सच्चाई को वक्त लगता है सामने आने में, मगर अगर संघर्ष जारी रखा जाए तो सच्चाई जरूर जीतती है।